इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमने कहा था कि जिस तरह से आपके पास अगर कोई सामान है तो वो सामान आपका प्रॉपर्टी है, आपका बैग है, आपका कॉपी है, आपके पास उसका अधिकार है। आप चाहे तो उसे यूज करें, आप चाहे तो आपके परमिशन से कोई उसका क्या करे, इस्तेमाल करे। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे दिमाग के भीतर क्या है, क्या उंगली डाल के छू सकते हैं? अगर छुआ तो फिर जो है वो कुछ और छूने की कभी नौबत नहीं आएगी। कहा हमारे माइंड के भीतर जो है उन्हीं चीजों से हम चीजों को तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके जो है कुछ नया बनाते हैं। आप देखिए चंद्रयान फाइनली सक्सेसफुली जो है वो क्या हुआ है, सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च हो गया। जब ये लॉन्च हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ लोग तो वहां लगे हुए हैं। 850 करोड़ की लागत आई। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी लागत आई, इससे से ज्यादा में तो एक मूवी के में कॉस्ट आ जाता है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बड़े सारे साइंटिस्ट लगे हुए, उन्होंने पूरा दम खम लगा करके क्या किया, काम किया, तब जाकर के चीजें तैयार हुई। नई नई दवाइयां आती है। इसका मतलब कोई तो है जो उन दवाइयों को बना रहा है, बनाने के बाद हम तक आप तक पहुंच रहा है। जरा याद कीजिए पहले के समय में बीमारियों से कितने ज्यादा लोग मरते थे, क्योंकि दवाइयां बहुत कम थी। इस बीच में एक्सपेरिमेंट हुआ। अगर किसी ने अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंसी से चीजों को बनाया तो क्या उस पर उसे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? वरना बताइए किसी को भी किसी तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि हमें जो है वो इस तरह के काम करने चाहिए। उन्हीं चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया कौन सा एक्ट? पेटेंट एक्ट बनाया गया। हमने पेटेंट एक्ट पूरे तरह से पढ़ लिया। पेटेंट एक्ट के एक एक बात को हमने देखा था कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट कैसे जो है वो लिया जाता है, और पेटेंट के जरिए कैसे हम इन्वेंशन जैसे चीजों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज हमने पढ़ना शुरू किया था कॉपीराइट। कहा कॉपीराइट एक्ट क्यों बनाया? तो कहा ह्यूमन बीइंग के अलग अलग तरह के क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्ट बनाया। तो कॉपीराइट के जरिए क्या चीज आप प्रोटेक्ट करेंगे? तो हमने इसमें जो है वो पढ़ा था कि सबसे पहले कॉपीराइट का मतलब क्या होता है। यहां ध्यान से देखिएगा, कॉपीराइट का मतलब होता है कि हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है। किस चीज का? एक्सक्लूसिव का मतलब है हमारे पास राइट है कि अगर हमने इनमें से किसी चीज को क्या किया, इनमें से रिलेटेड किसी वर्क को किया। कौन सा चीज? लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क का मतलब है लिटरेचर से रिलेटेड कोई वर्क। चाहे आपने नॉवेल लिखा, चाहे आपने नंदन, चंपक, नन्हे सम्राट, फिल्मी दुनिया, कोई भी आपने जो है वो नॉवेल ही लिखा, कहानी लिखा, पत्रिका लिखा, कुछ भी लिखा, या फिर इकोनॉमिक्स का बुक, फिजिक्स का बुक, केमिस्ट्री का कुछ भी लिखा, वो सब किस में आ जाते हैं? लिटरेरी। अगर किसी ने कंप्यूटर प्रोग्राम किया तो वो भी किस में आता है? वो भी लिटरेरी में ही आ जाता है। ड्रामेटिक, कोई आपने ड्रामा वगैरह लिखा, म्यूजिकल, यो हनी सिंह, बादशाह, ये सब जो गाने वगैरह बनाते हैं, जो समझ में नहीं आता है मुझे, तो वो अगर बनाते हैं उस तरह का कोई भी चीज, मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि लिरिक्स कब आएगा, तो लिरिक्स क्या रहता है, ये म्यूजिक और ये धुन क्या है, तो पता चलता है म्यूजिक धुन ये तो पता चल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि वैसे गाना होगा कि बहारो फूल बरसाओ, ऐसे करके नहीं, सीक्वेंस जैसा बजता था, तो वो कहते रहते तू नहीं आएगा तो मैं तेरे पीछे आऊंगा, मेरे पीछे तू आएगा तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा, डंडे से मारूंगा तो सर फट जाएगा। तो मुझे तो लगा ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत खत्म हो जाएगा तो फिर क्या शुरू होगा? गाना शुरू होगा। तो बहुत देर इंतजार करता हूँ, गाना नहीं बजता है, तो फिर उदास हो जाता हूँ कि सोचा था गाने सुनेंगे, गाने भी नहीं सुन पाए। क्या बोलते हैं इस चीज को, आजकल बड़ा चला हुआ है, क्या बोलते हैं? रैम्प या रैप? रैप। रैप मीन्स तो लपेटना होता है, कुछ रैप करके जो खाते हैं वो अलग रैप है। अच्छा, पता नहीं क्या है, और ऐसे ऐसे जरूर करते रहेंगे कुछ, मतलब अच्छा, तो बोलते रहेंगे और ये सिंबल दिखलाते रहेंगे। एनीवे, जो भी रहे, तो कहा अगर उसने बनाया है तो ये नहीं कि वो बनाया और इधर जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया और सुनाना शुरू। आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी ड्राइंग, कोई भी तरह का चीज, कोई भी जो लकड़ी पे, पत्थर पे, किसी भी चीज पे। सिनेमेटोग्राफिक, सिनेमा और फिल्म, ये तो हम नाम जानते हैं, लेकिन रियल नेम इसका है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, मतलब टेक्निकली लॉ के अकॉर्डिंग, जिसे हम सिनेमा कह देते, फिल्म कह देते, मूवी कह देते। देखते हैं एक एक मूवी करोड़ों रुपए लग जाते हैं, इसका मतलब करोड़ों रुपए की मूवी बना। आप सिनेमा हॉल में जाइए, एक हैंडी कैम लीजिए, आराम से शूट कर लीजिए, और 10-10 रुपए में देखिए लक्ष्मी नगर में मिल रहा होता है, अगर कभी देखिएगा तो। तो कल भी जा रहा था, ऐसे लिखा हुआ था लैपटॉप के ऊपर, HD क्वालिटी 10 रुपीज। आपने देखा है कभी? HD क्वालिटी मूवी 10 रुपए में आपको चला के पहले दिखला देगा। सोचिए,
सुसाइड ना कर ले? करोड़ों रुपया लगा रहा है और 10 रुपए में वो तड़प रहा है। अगर वो मूवी वहां नहीं मिलता तो लोग कहां जाते? सिनेमा हॉल में जाते। तो मुझे बताइए, ये जो प्रोड्यूसर हैं, करण जौहर है, यश चोपड़ा, जो भी जैसे भी थे, जो हैं या थे, उन सब ने इतना मेहनत करके, इतना खर्च करके जो है वो मूवी बनाया, क्या उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए? साउंड रिकॉर्डिंग मेरे केस में जैसे है, मैं भी अगर अलग तरीके से कुछ क्रिएटिव तरीके से पढ़ा रहा हूं तो उसको भी क्या मिलना चाहिए? प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कहा इनमें से कोई भी तरह का काम आपने किया है, बशर्ते उसमें क्या होना चाहिए? उसमें जो है वो क्रिएटिविटी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ओरिजिनलिटी। मुझसे सुना और जाकर के मेरा ही स्टाइल आप कहीं कॉपी कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनलिटी नहीं हुआ। और वो किस फॉर्म में होना चाहिए? टेंजेबल फॉर्म में। इसका मतलब है कि आपने सोचा होगा सर ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे ना तो धमाका मच जाएगा। तो मचाइए पहले धमाका, उसको रिकॉर्ड कीजिए, तब जाकर के मिलेगा। बहुत अच्छा बुक सोचा हुआ है, सोचा, इसका किसी भी चीज पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। सिनेमा का स्क्रिप्ट ही है, सोचा हुआ है, तो मिलेगा कॉपीराइट? क्या करना पड़ेगा? उसे जो है वो लिख करके जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, तब मिलेगा आपको क्या? तब मिलेगा आपको जो है वो कॉपीराइट मिलेगा। और तब आपको इसको मिलेगा एक्सक्लूसिव राइट, क्या करने का? रिप्रोड्यूस, या आप जिसको चाहे ऑथराइज कर सकते हैं, क्या करने के लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमने देखा था कि कॉपीराइट जो हम लेने जाते हैं तो वहां दो सिचुएशन आता है। पहला, मैंने बुक लिखा और वो बुक रिलीज कर दिया, मतलब आपको दे दिया, दुकानों तक पहुंचा दिया बेचने के लिए, लेकिन अभी उस पर कॉपीराइट नहीं लिया है। दूसरा सिचुएशन है कि मैं क्या कर रहा हूं, पहले उस पर कॉपीराइट ले रहा हूं और उसके बाद उसे क्या कर रहा हूं, उसके बाद जो है वो उसे मार्केट में रिलीज कर रहा हूं। तो अगर पहले मैंने चीजों को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया, यानी कि पहले लोगों तक पहुंचा दिया, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद में जा रहा हूं कॉपीराइट लेने, तो ये कहलाया पब्लिश्ड वर्क। जैसे मूवी पहले रिलीज कर दे और उसके बाद क्या लेने के लिए जाए, उसके बाद कॉपीराइट लेने के लिए जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, पब्लिश्ड वर्क। कहा अगर वर्क पब्लिश्ड है तो ये कहां पब्लिश्ड होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए पहली बार। और कहा कि अगर बाहर वाला भी है तो कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इंडिया में कॉपीराइट चाहता है तो उस चीज को पहले कहां पब्लिश करे, इंडिया में। लेकिन ऐसा भी है कि कितने बार हम अपने ही वर्क को इंडिया में पहले पब्लिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इंडिया में पब्लिश कर देंगे, जब तक कॉपीराइट लेंगे तब तक तो कोई कॉपी कर चुका होगा, तो कहते इससे अच्छा चलो जब तक कॉपीराइट लेते तब तक कहां पब्लिश कर देते हैं, इंडिया से बाहर, चाहे वो मूवी हो, चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। उस केस में कहा गया कि जिस दिन आपका वर्क पब्लिश हुआ है उस दिन आप क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आपका वर्क अनपब्लिश्ड है, तो अगर ये आर्किटेक्चर वर्क है, जो आपके अलग अलग तरह के जो मॉन्यूमेंट देखते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो, जैसे लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, ये सब की जो डिजाइनिंग वगैरह है, कहा ये लोकेटेड कहां होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई है वर्क और क्या है, अनपब्लिश, यानी अभी लोगों के बीच में हम नहीं लाए हैं, बना तो चुके हैं बुक लेकिन लोगों को नहीं दिए हैं, उस केस में कह रहे हैं कि जिस समय आपने इसे बनाया है, लिखा है, आप क्या होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन। लेकिन याद रखिए, आपका बुक किसी भी दूसरे या आपका वर्क किसी भी दूसरे कॉपीराइट वर्क का जो है वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वर्क जो आपने किया हुआ यह है लिटरेरी वर्क। आपने एक नॉवेल लिखा, चेतन भगत की ही नॉवेल है जिसपे 3 इडियट मूवी बनी है, आपने जो है वो उनके बुक पे मूवी बना दिया। कहा क्या उनसे बिना परमिशन के कर रहे हैं तो आपको इस पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। यानी कि हैरी पॉटर, अगर आपको ध्यान हो, ये भी पहले नॉवेल ही था, जब मूवी बना तब ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, पॉपुलर। चंद्रकांता नॉवेल है, क्या तो खत्री नाम के जो है वो ऑथर, मतलब इसके जो है वो लिखने वाले हैं, नॉवलिस्ट है, उन्होंने लिखा। कह रहे कि ये नहीं कि आपने जो है वो क्या किया, एक जो है वो स्क्रिप्ट लिया, उस पे जो है वो ऑडियो वीडियो विजुअल कुछ भी बना दिया। कह रहे अगर किसी भी तरीके से ये किसी दूसरे वर्क का क्या है इन्फ्रिंजमेंट, तो इस पे कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो किस किस चीज पे कॉपीराइट मिलेगा ये देख लिया, किस कंडीशन को फुलफिल करके मिलेगा ये देख लिया, और हमारा वर्क किसी भी दूसरे कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क का क्या नहीं होना चाहिए, वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है। डबिंग वगैरह नहीं देखते हैं, पता चला कि मूवी इसकी है, उधर डब करके परमिशन लेके कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बिना परमिशन के कर रहे हैं तो इन्फ्रिंजमेंट हो गया। अब कह रहे हैं कि कॉपीराइट में कौन कौन से अथॉरिटी है, 2 अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट और कॉपीराइट बोर्ड। इनसे हम इंटरैक्ट होंगे, किस चीज के लिए,
कॉपीराइट एक्ट के तहत होने वाले किसी भी तरह के जो है कंट्रोवर्सी के लिए, कॉपीराइट के तहत होने वाले किसी भी तरह के डिस्प्यूट के लिए हम इनके पास जाएंगे, चाहे वो प्रोसीजरल डिस्प्यूट हो, प्रोसेस मतलब हम एप्लीकेशन वगैरह देंगे वो, या हमने देखा कि हमारे ही चीज पे कोई क्या लेकर के बैठा हुआ है, कॉपीराइट लेकर के बैठा हुआ है। फिर हमने देखा था कि कैसे जो है हम कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, कॉपीराइट का जो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं ये कंपलसरी नहीं है। आप कहिएगा सर ये क्या बात हुई, मतलब आपने बुक लिखा और आपके बुक जो है वो हर जगह मार्केट में पब्लिश हो रहे हैं, आपने जो है मूवी बनाई और आपकी मूवी हर जगह जो है वो चल रही है, सिनेमा हॉल में, थिएटर में। कहा गया कि अगर उसको कोई और जो है वो करना शुरू कर दे तो कहा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा बिना रजिस्ट्रेशन के। कहा हाँ, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपने कॉपीराइट के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉपीराइट का जो डेफिनेशन है कि इन चीजों पे कॉपीराइट अवेल करता है, उनमें से किसी भी वर्क को अगर आपने किया है तो आपको कॉपीराइट का उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा जितना रजिस्टर करने पे मिलता है। दिक्कत बस इतनी ही आती है कि साबित कीजिए कि ये तेरा है या मेरा है, मेरा ही बुक है, मैंने कॉपीराइट ले लिया, तो अगर आप इसे पब्लिश कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे, आपको फाइन पेनल्टी लगेगा, ये कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कॉपीराइट नहीं लिया हुआ है तब मैं क्लेम करूंगा, तो आप साबित कीजिए कि आपका है और मैं साबित करूं कि किसका है, मेरा है। बस इसीलिए लोग रजिस्ट्रेशन लेते, किसका, कॉपीराइट का। हम कॉपीराइट के केस में कहते हैं कि ये जो हमारा कॉपीराइट है ये अलग अलग चीजों पे अलग अलग एप्लीकेशन जाता है। अगर मैंने 6 बुक लिखा है, एक बुक का, दूसरे बुक का, तीसरे बुक का, ऐसे करके जो है वो अलग अलग बुक का क्या जाएगा, आपका एप्लीकेशन जाएगा। ये नहीं कि मेरे नाम से 6 बुक का जो है वो कॉपीराइट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है मुझे क्या देना पड़ेगा, मुझे जो है वो एप्लीकेशन जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में क्या लगाएंगे, साथ में हम लगाएंगे एप्लीकेशन फीस। जब ये जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के पास तो वो चीजों को चेक करेंगे और साथ ही साथ लोगों को बोलेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है। पता है ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा ही बुक था और इन्होंने जो है हमारे जेब्रा क्रॉसिंग ने क्या किया, लिया और लेकर के जो है वो उस पर सोचा क्या ले लेते हैं, कॉपीराइट। मेरी बिटिया जब भी ऐसा देखती है तो जेब्रा क्रॉसिंग बोलती है, सच्ची घटना है ये। मैं एक बार साथ में बिटिया के जा रहा था तो उन्होंने देखा इस तरह का ड्रेस, और उसे उससे पहले जो है वो नर्सरी स्कूल में जब गई थी तो उसे पार्क ले जाया गया था, ट्रैफिक पार्क कहते हैं उसे, ट्रैफिक का रूल बताने के लिए। ये रेड लाइट, ये ग्रीन लाइट ले जाते हैं ना बच्चों को, तो उसी में उसे बताया गया कि ये जेब्रा क्रॉसिंग होता है। तो जैसे ही एक पे देखा, पापा जेब्रा क्रॉसिंग, एक लेडी ही थी, खैर मोहल्ला ही था तो कोई बात नहीं थी, बाहर रहता तो कुछ और अच्छा था, बिटिया ने बोला था। तो फिर जो है उसे, इससे जब भी मैं ऐसा देखता हूं मुझे वही बात याद आ जाती है कि पापा जेब्रा क्रॉसिंग। तो अब जो है वो मान लीजिए कि हमारे जेब्रा क्रॉसिंग ने क्या किया वो सुनिए। मेरा जो है वो एक जो है वो बुक, इन्होंने वो बुक लिया और अपना नाम जेब्रा क्रॉसिंग डाल करके बीकॉम पास कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस जो डालना था डाल करके बेचना शुरू कर दिया। अगर ऐसा किया और कल को जो है ये कॉपीराइट लेने आ, जबकि मैंने कॉपीराइट लिया नहीं था, जब ये कॉपीराइट के लिए अप्लाई करेंगे तब मुझे पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने पब्लिक के बीच में नोटिस दे दिया कमेंट के लिए, तब मुझे मौका तो मिलेगा अपने बात को क्या करने के लिए, पुट करने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया, बड़ी अच्छी बात, कॉपीराइट मिल गया। अगर ऑब्जेक्शन आया तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। और अगर आपके फेवर में डिसाइड हुआ है, ऑथर के फेवर में डिसाइड हुआ है, तो क्या होगा, आपको जो है वो कॉपीराइट जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए लिखा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क इज नॉट नेसेसरी। क्लियर है, यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था। बढ़े यहां से आगे। अब देखिए हमने कॉपीराइट ले लिया। कॉपीराइट किन किन तरह के चीजों पे, भाई लिटरेरी वर्क पे, आर्टिस्टिक वर्क पे, साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, आपका सिनेमा हो गया, मूवी वगैरह हो गया, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, आर्टिस्टिक, इन चीजों पे मिलता है। ठीक है, मिल गया। मिलने के बाद ये कितने दिनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपको रॉयल्टी मिलता रहेगा, या कोई टाइम पीरियड है। पेटेंट में हमने देखा था, पेटेंट कितने दिनों के लिए एप्लीकेबल, 20 ईयर्स। और 20 ईयर्स के बाद अगर किसी ने, जैसे एलईडी का 3 साल हो चुका है इन्वेंशन हुए, 3 या 4 साल, अब और बचा हुआ होगा 15 साल। इसके बाद देखिएगा बहुत सस्ता हो जाएगा। यही वजह है कि वो जो पीली वाली बल्ब है ना, वो बहुत सस्ती अब मिलती है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत दिन हो गए, मतलब इसका आविष्कार हुए। तो पेटेंट 20 साल के लिए एप्लीकेबल होता है, तब तक उन्हें रॉयल्टी मिलता था, इसीलिए दाम क्या हो जाता था,
कॉस्ट ज्यादा हो जाता था क्योंकि उस पर रॉयल्टी भी जा रहा है। इसीलिए आप देखिएगा बहुत पुरानी पुरानी जो बुक होती है उस पे हमारा क्या होता है, उस पे जो है हमारा जो है वो रॉयल्टी जो है वो पोर्शन रहता नहीं है। तो अगर उस पे हमारा रॉयल्टी पोर्शन नहीं रहता है तो ऐसे केस में क्या होता है, वो सस्ता आता है। और वही अगर रॉयल्टी पोर्शन क्या रहे, ज्यादा रहे, तो चीजें क्या आती है, महंगी। आप देखिएगा जो सही में बहुत पुरानी किताब हो गई है, मतलब नॉवेल वगैरह जैसा, तो अब बहुत सस्ता मिलने लगा है। तो देखिए अब जरा कि किस केस में कितने दिनों के लिए आपका जो है वो कॉपीराइट वैलिड रहता है। और यहां से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच करके भी पूछ देता है। तो बी वेरी केयरफुल, और उसमें पूरे चांस है पूरे मार्क्स आने के। रीजन 1 मार्क्स करके आपको मैच करने के लिए दे सकता है। टर्म्स ऑफ कॉपीराइट ध्यान से पहले सुनिएगा, उसके बाद लिखने की बारी आएगी। पहले ध्यान से सुनिए। नॉर्मल टर्म ऑफ कॉपीराइट कह रहे कितना, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स देयर आफ्टर। इसका मतलब है कि अगर किसी ने बुक लिखा, ये ऑथर का मतलब मान के चलिएगा हर जगह। ऑथर का मतलब अगर मूवी बनाने वाला है तो क्या है, मूवी मेकर को ऑथर कहते हैं। अगर किसी ने कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा तो ऑथर कौन है, प्रोग्रामर। अगर किसी ने म्यूजिक जो है वो लिखा है, कंपोजर। तो ऑथर का मतलब यहां पे इस सेंस में जिसने कॉपीराइट लिया है। इसीलिए यहां हम अगर ऑथर लिखे तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, जब तक वो जिंदा है। जैसे मैंने बुक लिखा है, 6-7 बुक लिखा है मैंने, तो 7 बुक का मैं ऑथर। इस पे मुझे क्या मिलेगा गरीब आदमी को, रॉयल्टी। कब तक, जब तक मैं क्या हूं, जिंदा हूं। लेकिन और मेरे मरने के बाद 60 साल तक किसको, मेरे लीगल हायर को मिलेगा, मेरे फैमिली मेंबर को, बस। उसके बाद नहीं, उसके बाद सेवा समाप्त। और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन की चीज हो गई। जो पब्लिकेशन चाहेगा इस बुक को क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। अभी नहीं, अभी अगर मैं पियर्सन को बोलूंगा तो पियर्सन करेगा, टैक्समैन को बोलूंगा तो टैक्समैन करेगा। दोनों को अगर मैं बोलूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि किसको कितना और कौन कितना क्या करेंगे, रॉयल्टी देंगे। मेरी मर्जी, मैं दोनों को भी कह सकता हूं। तभी तो एक्सक्लूसिव राइट मेरे पास है, या तो खुद मैं रिप्रोड्यूस करूं या किसी को क्या करूं, ऑथराइज टू रिप्रोड्यूस करूं। यही तो डेफिनेशन था हमारे कॉपीराइट का। लेकिन इन केस ऑफ ज्वाइंट ऑथरशिप, आप कहिएगा ये क्या मतलब हुआ ज्वाइंट ऑथरशिप, हो सकता है या नहीं। आप कितने भी बुक में देखिएगा, बहुत सारे बुक में 2-2, 3-3 ऑथर मिलेंगे। कहा अगर ऐसा है तो कहा कोई बात नहीं है। जिस ऑथर की सबसे लास्ट में क्या होगी, डेथ होगी, और उसके बाद वहां से कितने साल, अब उनके बीच में कैसे बटेगा, वो तो उनके नियम कानून पे लिखा होगा कि भाई हम 3 लोग इस बुक के रॉयल्टी को अगर 10% आया तो मैंने मेजर लिखा है तो मैं 5, ये 2.5, ये 2.5 बांट लीजिए, 2.5, मेरे कितने हो गए 5, 10% का रॉयल्टी आएगा। अब अगर मान लीजिए नहीं, 2 को ही लेना पड़ेगा, 3 लेंगे तो फिर दिक्कत होगा, मरने मारने की बात आ रही है। तो मान लीजिए मैं और जेब्रा क्रॉसिंग, ये ऑथर है किसके, बुक के। मैं बहुत पहले मरूंगा, भगवान करे ये अमर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मेरे बाद इनका नंबर आएगा। लेकिन मैं तो इनसे डबल ट्रिपल में हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इनसे पहले मेरी डेथ। तो ऐसे केस में अगर दोनों ऑथर हैं तो मेरे डेथ और प्लस 60 ईयर्स नहीं है, मेरे बाद इनके डेथ और प्लस कितना होगा, 60 ईयर्स। और यही वजह होता है कि आप देखिएगा जो बहुत पॉपुलर ऑथर होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों का नाम को ऑथर में डाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती बच्चे को प्रमोट करना चाहते हैं, कि कम से कम रॉयल्टी तो उतने दिन तक आएगा। क्योंकि जब लिखा, मैं भी जब बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी बुक लिखता ही रहूंगा। उस समय पता चला मैं 60 साल का टैग करने वाला, तो मैं अपनी बिटिया का नाम किसमें डाल दूंगा, को ऑथर में, ताकि उसे क्या मिलता रहे, रॉयल्टी मिलता रहे, और ज्यादा दिनों तक रॉयल्टी मिलता रहे। चलिए क्लियर है ये चीज। मैंने पहले ही बोला बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में हम लोग इसको कैसे देते हैं, हमें बड़ा मजा आता है आपका बैंड बजाने में। इसमें हम लोग इधर के पॉइंट लिखेंगे 5 और इधर के लिखेंगे और मैच दे देंगे, और या जो है वो लिख देंगे इन सिचुएशन में बताइए कितने दिन के लिए होगा। या केस लॉ जैसा बना दिया और बोल दिया एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी, होनहार हटा दीजिए, एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस टैक्समैन पब्लिकेशन, या कोई नाम दे देंगे जो बुक पब्लिश करता है, या किसी को भी, सम पर्सन को। तो बस ये पता होना चाहिए, बाकी जो पूछ रहा है उसी अंदाज में आप आंसर कर दीजिए।
इन केस ऑफ एनोनिमस वर्क, और ये नाम याद रखना पड़ेगा कि एनोनिमस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम ये लिखेंगे ही नहीं विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम, हम लिखेंगे एनोनिमस वर्क, और आप कंफ्यूज करेंगे किसमें किसमें, वो देखिए एनोनिमस, स्यूडोनिमस और पोस्थोमस। आप कहेंगे सर आप क्या अपने जैसा समझते हैं, हम हाईली क्वालिफाइड और हाईली टैलेंटेड हैं। ऐसा लगता है, जैसे यहां से निकलिएगा ना और मेट्रो में जाइएगा और खिड़की से देखिए क्या बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, उसी में धुल जाएगा तीनों चीज। एकदम आपको ध्यान रखना, तीनों मिसमैच होने लगते, ये इधर मिलेगा ये इधर मिलेगा। अलर्ट कर दिया, आप ध्यान रखेंगे। और ये सब वो पोर्शन है जिसको आपको एग्जाम के रात में देखना रहेगा। तो जब आप चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो मार्क करके चलिएगा। पॉसिबल थोड़ा है ना कि एग्जाम के एक रात पहले सारा रिवाइज कर लेंगे। क्यों, कभी भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, एग्जाम बस मैंने दिया, रुका कभी नहीं, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे वो फ्लाइंग ऑफिसर का एग्जाम हो, चाहे वो जो है जिस भी एग्जाम में मैं गया, चाहे वो आईएम वाले हो या कोई भी एग्जाम हो। इसीलिए क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी पूरी होनी चाहिए। आप चीजों को रिवाइज करते हैं, लेकिन ये याद करने वाला चीज हुआ जो एग्जाम के रात में ध्यान रहना चाहिए। एनोनिमस वर्क क्या था, हो सकता है इधर वाला याद रहेगा कि 60 इयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ वर्क। तो एनोनिमस वर्क का मतलब क्या है, विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम। आप कहेंगे सर ऐसा कौन होगा जो बिना नाम बताए हुए जो है वो अपने वर्क को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। होता है ऐसा। मान लीजिए कि किसी ने बुक लिखा, नाम में भूल रो, बांग्लादेश की एक कौन सी ऑथर है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने फतवा वगैरह जारी किया था, फतवा अब बांग्लादेश ने भी, तो वो वहां से भाग गई, इंडिया में आकर के बहुत दिन रही थी। लेडी है कोई, इस्लाम पे उन्होंने कुछ लिखा था, तो कुछ कंट्रोवर्शियल धर्म के से रिलेटेड था, तो सलमा नसरीन या कुछ ऐसे नाम था। तो उन्होंने जो है वो लिखा था इस्लाम के बारे में, नाम अपना लिखा, ये नौबत आ गई। अब मान लीजिए कि मैंने सोचा कि मैं भी लिखूं हिंदू धर्म पे, गलत बातें नहीं, जो सही बातें मैं सोचा लोगों तक बताऊं। कहा गया कि लोगों तक बताने के लिए मैंने लिखा कि हिंदू धर्म में जो बलि वगैरह देते हैं, देखिएगा दुर्गा पूजा और बाकी जगहों में बहुत जगहों पे बलि दी जाती है, और वहां पे जो है वो क्रेज है, मतलब उस समय आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि ये चीज खराब है, क्योंकि अगर आपने बोला तो पता चला उस जानवर की जगह किसकी बलि चढ़ेगी, जो बोल रहा है उसकी बलि जो है वो चढ़ गई। तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो कहा, अगर मान लीजिए ऐसा मैंने कुछ लिखा तो मेरे पीछे भी पड़ेंगे आरएसएस, बजरंग दल, ये सब। तो मैंने क्या किया, सोचा कि नाम ना लिखूं, अपना नेम डिस्क्लोज नहीं किया। अगर नेम डिस्क्लोज नहीं किया तो देखिए लाइफ टाइम ऑफ ऑथर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना नेम डिस्क्लोज नहीं किया। जिस दिन ये पब्लिश हुआ उससे कितने साल, 60 साल। लेकिन अगर वही मैं अपना नाम दे दूं, देखेंगे बाद में क्या करते हैं। अगर मान लीजिए कि बाद में मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि बुक रिलीज हुआ है, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, ढूंढो इसका पब्लिशर कौन है, इसका जो है वो ऑथर कौन है, मारो काटो पीटो। मैंने देखा मामला बिल्कुल ठंडा है, 2 साल तक कहीं कुछ नहीं। तब मैंने फिर अपना नेम क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। अगर मैंने नेम डिस्क्लोज कर दिया तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स। क्या ये गलत है? आप कहेगा सर ये कौन बात हुआ, पहले आपने हाइड एंड सीक गेम क्यों खेला? अरे भाई अपनी जान बचाने के लिए हाइड एंड सीक गेम खेला, कोई मैंने गुनाह किया? अपना नाम नहीं बताया, बाद में देखा जब ठीक है तब क्या कर दिया, नेम डिस्क्लोज किया। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक में नेम नहीं बताया। कॉपीराइट अथॉरिटी को तो बताना ही पड़ता है, वरना कॉपीराइट कैसे मुझे मिलेगा, वो पब्लिक में इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब आप ये बोलिएगा कि सर उनके ऊपर जैसे ही पिस्टल डालेंगे ना फटाक से बताएगा, तो ये तो इलीगल चीज हुआ, और लॉ उसके लिए इंडियन पिनल कोड का प्रोविजन है जो हम JIGL में देखेंगे। इन केस ऑफ स्यूडोनिमस वर्क, स्यूडोनिमस वर्क जब हम कहते हैं तो स्यूडोनिमस वर्क का मतलब क्या है वो नीचे देख लीजिए, अंडर व्हाट, एज्यूम्ड नेम। अब बताता हूं क्या मतलब है ताकि एग्जांपल से आपको याद रहे। एज्यूम्ड नेम का मतलब है कि जैसे आप देखिएगा अक्षय कुमार, पता है इनका नाम अक्षय कुमार ने, राजीव बत्रा या भाटिया कुछ ऐसे ही कुछ है। ऐसे ही जो है एक एक्ट्रेस है जो बाहुबली में है, और इसमें माही जो है का जो मूवी आया था, धोनी का जो आया था, MS धोनी नाम था ना, उसमें जो एक्ट्रेस है एक
जो उन्हें नहीं पहचानती है, जिसका हम लोग नाम कायरा या कुछ कहते हैं, रियल नेम जो है वो नहीं है, रियल नेम जो है वो अलीशा कुछ है। आलिया, आलिया ना, हाँ आलिया भट्ट का नाम है, इसीलिए उन्होंने नेम चेंज किया। तो कपिल शर्मा के शो में मैं भी देख रहा था एक दिन, मतलब वहां जाके नहीं, मैं गरीब आदमी छोटा आदमी, मैं यहाँ टीवी पे देख रहा था, तो उसमें ये कहा हुआ था। और इनका दिलीप कुमार का नाम कुछ और है, अच्छा मुझे उनका नहीं पता। ये एक और जो हमारे दिलीप कुमार जो लीजेंड थे, उनका नाम यूसुफ खान कुछ ऐसे है। तो आप देखिए कि अलग अलग इस तरह के लोगों का जो है वो नेम क्या है, ये नेम जो है वो रियल है या क्या है, एज्यूम्ड है। इसी को तो बोलते हैं एज्यूम्ड नेम। अगर एज्यूम्ड नेम से किया तो, अगर उन्होंने मूवी बनाई तो कितने दिन के लिए वैलिड, कब से? अगर उन्होंने बुक लिखा तो, मैंने बुक लिखा और मैंने जो है वो अपना नेम लिखा 00700 जेम्स बॉन्ड, मैंने भी अपना नेम सोचा क्या करूं, चेंज करूं, या मैंने लिख दिया अपना नाम यो कुमार। तो अगर ऐसा मैंने कुछ किया तो उस केस में ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के कितने। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए बाद में अपना नेम क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर क्या हो गया, लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। अच्छा, इन केस ऑफ पोस्थोमस वर्क, अब इसमें ध्यान क्या रखना है, पोस्थोमस का मतलब, तो पोस्थोमस का मतलब है व्हेन ऑथर हैज डाइड। आप कहिए सर ऑथर डाइड तो बुक पब्लिश, ये कौन सा मामला हुआ? कहा कि ऑथर डाइड और बुक पब्लिश, ये मामला ये है कि मैं आपको बताता हूं, मुंशी प्रेमचंद नाम सुना है आपने? हिंदी उपन्यास जगत के कई बहुत 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 बड़े जो हैं वो कई उपन्यासकार थे, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद नाम था, मुंशी उनको उपाधि मिली थी क्योंकि पहले वो उस काम को करते थे, इसलिए नाम मिली थी मुंशी प्रेमचंद, नाम था प्रेमचंद। और उस समय जब वो जिंदा थे बहुत मिजरेबल लाइफ जिए हैं। बहुत मिजरेबल का मतलब ये है बहुत गरीबी में जिए हैं। उस समय उनके पास लिखने को जो है वो कागज वगैरह भी नहीं था, तो करते क्या थे, जो सबसे खराब कागज मिलता था, सोचिए वो कागज, और हम लोग उससे तो ज्यादा वेल ब्लेस्ड हैं, तब हम सिर्फ कोसते रहते हैं कि जालिम दुनिया हमें ये बनने नहीं देती है, वो बनने नहीं देती है। और जब किसी का देखिएगा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपसे ज्यादा सुविधा में कोई नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि आपसे जो है वो कहिए तो स्कार्स में भी बहुत लोग हैं, आपसे कम में भी बहुत लोग हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई सीए में टॉप, कोई सीएस में टॉप कर रहा है, और पता चला कि वो बहुत बुरे हाल में है। यहां पे वैसे ही मुंशी प्रेमचंद जैसे तैसे जो है वो चीजों को लिखते थे, जैसे तैसे मीन्स लिखना तो बहुत अच्छा आता था, मैंने बोला ना पेज नहीं, ये नहीं। और जब लिख लेते थे तो क्या करेंगे, बाइंडिंग वगैरह के पैसे नहीं, तो जो सबसे खराब कपड़ा होता है जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, आप कहिएगा सर भगवान को चढ़ाते वो क्या खराब होता है? मुझे तो साइंटिफिकली यही लगा, वो लाल कपड़ा नहीं होता है, सालुक या कुछ बोलते हैं, मम्मा लोग मंगवाती थी तो मुझे अभी भी याद है, रेड कलर का एकदम धारा धारा जैसा दिखेगा, जो भगवान लोग को नहीं ऐसे करते हैं आसन या पीछे देते हैं, तो वो बड़ा सस्ता मिलता है। वो कपड़ा जो है वो ऐसे करके उसमें वो लपेट लपेट करके रखते थे अपने बुक को। आप कहिएगा सर आपके बगल में वो बैठे रहते थे जो आपको ये सब पता है? नहीं, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका एक संदूक था। ये सब आप अगर किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा तो जानिएगा, ये सब नॉन फिक्शन बुक हुई। फिक्शन का मतलब काल्पनिक कहानियां, नॉन फिक्शन है जो बिल्कुल सही होता है, किसी के लाइफ पे है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो हमारे मुंशी प्रेमचंद हो, या और बड़े एपीजे अबुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े लोगों पे बनती है। कल हो सकता है जेब्रा क्रॉसिंग पे भी क्या हो, कोई ऑटोबायोग्राफी लिखा जाए ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे इंसान पे है या ट्रैफिक सिग्नल पे है। चलिए, अब अगर आप देखें तो उस समय जब उनकी डेथ हुई तो उनका एक संदूक था, उस संदूक को क्या किया गया, खोला गया। जब उस संदूक को खोला गया तो लोगों ने क्या समझा, उनके बच्चों ने समझा कि होगा शायद पापा कुछ पैसे छोड़ दिए होंगे, क्योंकि पहले तो लोग बैंकों में कम जो होता था ऐसा ही संदूक ही नाम था, ऐसा ही वर्ड था, लकड़ी के वो संदूक थे, पहले जमाने में हुआ करते थे लकड़ी के। लकड़ी समझिए वो लोहा से कम नहीं, ना घुन लगता था ना कुछ और मजाल है अकेले कोई एक जो ऐसे करके उठा ले, इतना जो है वो वजन होता था उसमें।
मेरे दादी का भी एक था, इसलिए मुझे ध्यान है। हम लोग से खुलता भी नहीं था, कभी कोशिश करते तो हमेशा हाथ वगैरह जो है वो पे लग जाता था चोट, क्योंकि दादी उसमें से कुछ निकालती थी ना, तो हम लोग इंतजार में रहते थे दादी संदूक कब खोलेगी, और कुछ ना कुछ उसमें से ऐसा ऐसा पैसा निकलता जो हम लोगों ने देखा ही नहीं था। अंग्रेज के जमाने का 1 नया पैसा, 2 नया है हम लोगों के पास, वो दादी ने रखा हुआ था तो हमें देती थी। जब वो चलना बंद हो गया था तो ये देखो ये देखो, कुछ और भी अलग अलग तरह के उनके जो है वो गहने जेवर होते थे। हम आज जो ट्रेडिशनल देखते वो नहीं, इतना बड़ा बड़ा होता था, लगता था जैसे सोने को जबरदस्ती पीट करके रख दिया गया है। डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं होता था लेकिन बहुत हैवी होता था। वैसे उनका संदूक खोला गया, सारे बच्चे दुखी हो गए। बाद में तो बहुत खुश हुए होंगे कि किसी भी रुपया पैसा से ज्यादा है, क्योंकि वो कब का खत्म हो जाता और इसका कब से खा रहे हैं रॉयल्टी। उसमें बड़े सारे वो मिले, और जब मिले तो वही बागवान की तरह किसी पारखी नजर की नजर पड़ी और उन्होंने कहा कि अरे ये सब तो नॉवेल है। तब उन्होंने पब्लिश करना शुरू किया, और तब देखिए जीते जी वो बहुत स्कार्सिटी में रहे, लेकिन उनके बच्चे बड़े आराम से रहे, क्योंकि वो इतने और कितने कोर्स में चलता है उनके जो नॉवेल हैं। हिंदी से अगर आप रिसर्च वगैरह करेंगे, उनके नॉवेल पे रिसर्च होता है। अब आप सोच लीजिए क्या चीज है। अब ऐसे में कितने दिन, 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। हो सकता है उनकी डेथ हो गई, उनके 4 साल 5 साल बाद बच्चों ने संदूक खोला, तो जिस दिन पब्लिश करेंगे वहां से 60 ईयर। ये नहीं कि जिस दिन प्रेमचंद मरे उनसे कितने साल, 60 साल, नहीं, जिस दिन वो बुक क्या हुआ, पब्लिश हुआ। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट, इसमें कितना समय है। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट समझते हैं, मैच हुआ, बस याद मत दिलाइए वर्ल्ड कप हुआ है। बड़े अरमान थे जब वहां तक पहुंचे कि इस बार तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन एनीवे अब वो जो मैच हुआ है, आप देखते होंगे अभी भी पुराना मैच दिखलाया जाता है। ये है रिप्रोडक्शन राइट। अगर किसी ने उससे लिया, सोनी हो, स्टार हो, जिसने भी लिया, ESPN जो भी हो, अगर किसी ने वो राइट लिया है तो बिना उसके पूछे, तभी तो BCCI यही राइट बेच बेच करके तो इतनी अमीर बनी है। अगर आप वो राइट चाहते हैं तो इनसे लेंगे, लेकिन 25 साल के बाद जो भी चैनल दिखाना चाहे क्या कर सकता है, दिखला सकता है। तभी तो पुराने मैच हर चैनल पे चलता रहता है, क्योंकि और नए वाले दिखलाने के लिए 25 साल अगर नहीं हुआ तो क्या देना पड़ेगा भाई, पैसे रॉयल्टी देना पड़ेगा कि इतने देर दिखाना है, दिखाऊं ना दिखाऊं। परफॉर्मर्स राइट, ये हो गए कौन, जैसे कहीं स्टेज शो हुआ, कहीं पे जो है वो सपेरा वगैरह का कुछ हुआ, कहीं पे जो है किसी ने बहुत अच्छा जो है वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह किया, कहते हैं इस पे कितना मिलेगा, 50 ईयर्स। कब से परफॉर्मेंस करते, क्लियर है ये, ध्यान रहेगा एकदम अच्छे से, जल्दी से और फटाक से छपाई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप डन करेंगे, मुझे बताएंगे।
डन है? चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो कॉपीराइट का मतलब देख लिया, कॉपीराइट का प्रोसेस देख लिया, और कॉपीराइट का क्या देख लिया है? टेन्योर देख लिया है। इसका मतलब कॉपीराइट इतने दिनों तक क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। अगर इतने दिनों तक आपके चीज आपके पास है तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, मूवी है तो भी रॉयल्टी मिलेगी, और उसके बाद अगर लीगल हायर है तो लीगल हायर को मिलेगा। कुछ जगहों पे टाइम दिया हुआ है, उतने ही दिन तक आप रहें या आपके लीगल हायर रहें मिलेगा। कुछ जगहों पे ऑथर प्लस है 60 इयर्स देयर आफ्टर, और जहां पे इस तरह का चीज है जहां हम कहते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन, जहां नाम बदला हुआ है या वो नाम जो है हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, उस केस में जब भी नेम डिस्क्लोज कर देगा वहां से 60 इयर्स क्या हो जाएगा? शुरू। यानी कि सेम चीज जैसे यहां है, अगर मैंने कह दिया तो लाइफ टाइम प्लस क्या हो जाएगा? 60 इयर्स, जबकि पहले मैंने अपना नेम डिस्क्लोज नहीं किया था। चलिए, अब कहते हैं कि कॉपीराइट ओनर को क्या क्या राइट मिलेगा। आप खुद सोच करके देखिए, ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये वर्क ऊपर जो मैंने लिखा है ये है क्या? वर्क ऑन विच कॉपीराइट एग्जिस्ट, यही तो है। इन केस ऑफ लिटरली, ड्रामेटिक, म्यूजिकल वर्क, कंप्यूटर प्रोग्राम। भाई इन्हीं चीजों पे तो क्या मिलेगा आपको? इन्हीं चीजों पे आपको मिलेगा कॉपीराइट। लेकिन इन चीजों पे आपको जो कॉपीराइट मिलेगा वो कॉपीराइट आपको क्या, आपको जो है वो राइट क्रिएट करेगा। तो कहा गया ये डिपेंड करता है नेचर पे। इन जनरल ये सारे के सारे आपके क्या हैं? राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स जो है आपको नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या देगा? प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर हमने यहां कहा रिप्रोड्यूसिंग द वर्क, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, लिटरेरी वर्क में भी रिप्रोड्यूसिंग हो सकता है, ड्रामेटिक में हो सकता है, म्यूजिकल वर्क में हो सकता है। तो यहां जितने भी तरह के चीज लिखे हुए हैं, इस काम जो यहां काम दिए हुए हैं उन काम के नेचर के अकॉर्डिंग है। यानी कि इन तरह के राइट्स मिलेंगे। कौन कौन से राइट? रिप्रोड्यूसिंग द वर्क। अब इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम रिप्रोड्यूसिंग द वर्क बोलते तो बुक को क्या करना? फिर से जो है वो बेचना। मूवी को क्या करना? सिनेमा हॉल में रिलीज कराने का राइट, रिप्रोड्यूस करने वाला चीज। स्टोरिंग इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब अगर मेरा बुक है और वो आपके हाथों में है तो मैं उसे चाहूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी अपने पास टाइप करा के रख सकता हूं। आप कहेंगे सर पहले ही तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आया होगा। अगर नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि पहले टाइप वाले मीडियम से हुआ होगा। याद है ना, टाइपराइटर पहले हुआ करता था, तो सीधे उसी से बुक हुई है। तो कहा कोई बात नहीं सर, अब आप उसे क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। क्लासेस वगैरह देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में सारा का सारा कुछ सेव हो रहा है या नहीं? मैं तो लाइव क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में नहीं? मैंने आपको नहीं बोला कि कल जो है आपको लिंक भेजा जाएगा, आप पिछली क्लास देख करके आएंगे। इसका मतलब वो चीजें क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। और चीजें देखिए किस तरीके से है, यहां है, यहां से बाहर। इसका मतलब पहले वो स्टोर हुआ, स्टोर होकर के क्या हो रहा है? टेलीकास्ट हो रहा है। कह रहे हैं कि टेलीकास्ट का राइट, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो टेलीकास्ट का राइट मेरा रहेगा या किसी और का रहेगा? तो यही तो टेलीकास्ट का राइट भी मेरा है। मैं रिप्रोड्यूस करने का राइट दे रहा हूं ताकि जो दूसरे सेंटर पे फ्रेंचाइजी हैं उन तक भी ये क्या होगी? टेलीकास्ट उन तक भी पहुंचे। तो यही यहां पे दिया हुआ है, स्टोरिंग इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इशूइंग कॉपी ऑफ द वर्क टू पब्लिक। क्लियर है ये बात? न्यूज, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका किसी आर्टिकल में हो, चाहे वो किसी बुक के फॉर्म में हो, चाहे मैगजीन के फॉर्म में, उसकी फर्दर कॉपीज जो है आपके पास राइट है क्या करने का? पब्लिश करने का, इशू करने का। परफॉर्मिंग एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क। यानी कि अगर आपने जो है वो नॉवेल लिखा और उस नॉवेल पे आप क्या बनाना चाहते हैं? उस नॉवेल पे फिल्म बनाना चाहते हैं, ये राइट किसका? आपका है। आप या तो साउंड रिकॉर्डिंग कीजिए, जिस भी तरह से कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ये आपका राइट है। ये नहीं कि किसी का नॉवेल है, आपने उस नॉवेल पे मस्त मूवी बना दी और कह दिया कि मूवी बनाई है मैंने, नॉवेल तो आपका था, मैंने कोई नॉवेल थोड़ा ना चुराया है, मैंने तो उस पर स्टार कास्ट लाया, शाहरुख खान लाया, कैटरीना कैफ लाया, ऋतिक रोशन को लाया, और भी जो है एक्टर एक्ट्रेस को लाया, तब मूवी मैंने बनाया। कहा गया कि नहीं, आपको उनसे क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, क्योंकि उनके पास रिप्रोड्यूस करने का राइट है, उनके पास किसी भी तरीके से उसको यूज करने का क्या है? राइट्स है। मेकिंग एनी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क, मेकिंग एनी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया यहां पे? कि अगर मान लीजिए कि मैंने बुक इंग्लिश में लिखी
तो इसका मतलब ये नहीं कि जेब्रा क्रॉसिंग मस्त उसका हिंदी अनुवाद करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते। कहा नहीं। आप देखते होंगे कि मूवी वगैरह जब बनती है तो खट्टा पानी, साउथ की मूवी को खट्टा पानी बोलते हैं। आप माइंड मत कीजिएगा, मतलब कोई और भी है दूसरे एंड पे। हम लोग ऐसे ही आपस में दोस्तों में बोलते थे कि खट्टा पानी, ऐसे इसलिए बोलते थे कि उस मूवी में जो है वो एक्टर जो है वो अजीब करता था, ऐसा जैसा उसके मुंह में खट्टा पानी डाल दिया है, ऐसा कॉमेडी करेगा। पता नहीं, मैंने ये हमेशा अजीब तरह का सिचुएशन देखा है। आप साउथ की मूवी देखिए, एक्ट्रेस इतनी सुंदर सुंदर, एक्टर लगता है कि कोई मिल नहीं रहा था, उसे देख के तो खुद पे भी थोड़ा सा ये लगता है कि हम भी उतने बुरे नहीं हैं, वहां तो चल ही सकते हैं। एक तो हाँ, एक तो अजीब तरह का मुंह रहेगा और ऊपर से करेगा ऐसे ऐसे कर रहा होता है, जी चाहता एक दूं। तो अब अगर ऐसे में कह रहे हैं कि उस मूवी में क्या करते थे लोग, ट्रांसलेशन, वो मूवी साउथ की और वहां कहां बिक रहा है, यहाँ पे इंडिया में क्या करके, डब करके। तो इसका मतलब वहां की मूवी है तो यहाँ डब करके जो बिकेगा उसको पैसे मिलेंगे या नहीं, परमिशन उसका चाहिए या नहीं। यहाँ की मूवी होती है वो भी वहां जाती है तो क्या होती है, अलग अलग चीज में, चाहे वो आपका कोई भी चीज लिखा हो, मैंने बोला ना, गाना हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, इसका ट्रांसलेशन का राइट भी किसके पास, आपके पास है। टू सेल और गिव ऑन रेंटल, आप चाहे तो बेचें, आप चाहे तो क्या करें, रेंट पे दे। मूवी आपने बनाया है तो आप चाहे तो लोगों को रेंट पे भी दे सकते हैं कि ये ले जाओ सीडी देखना, लेकिन कोई और ये नहीं कर सकता है। और अगर सीडी में बेचना चाहे सीडी में बेचे, डीवीडी में बेचना चाहे डीवीडी में बेचे, पेन ड्राइव में बेचना चाहे पेन ड्राइव में बेचे। कहे नहीं सिर्फ मूवी में ही जाके देख सकते हैं और कहीं रिलीज नहीं होगा, उनकी मर्जी। टेकिंग फोटोग्राफ और एनी अदर साउंड रिकॉर्डिंग, और किसी भी तरह का उसका फोटोग्राफ्स वगैरह लेना, किस चीज के लिए, एडवर्टीजमेंट और बाकी चीजों के लिए। कहा ये सिर्फ और सिर्फ राइट किसका है, कॉपीराइट ओनर का। ये ऊपर मैंने इसीलिए लिखा था कि आपको थोड़ा सा साथ साथ दिखता रहे कि किस तरह के वर्क में कैसा कैसा हो। अब बताइए, एनी आर्टिस्टिक वर्क है तो अब आर्टिस्टिक वर्क में ट्रांसलेशन थोड़ा ना होगा। तो ये नहीं सर क्या बता रहे हैं आप, कहां ट्रांसलेशन करो तो जरा आर्टिस्टिक वर्क का, ये लो मैंने पत्थर का बनाया है, स्टोन से जो है एक मूर्ति बनाया, सर इसका ट्रांसलेशन करो तो इंग्लिश में, हिंदी में, वो कैसे मैं करूंगा। तो वो अलग लिटरेरी वर्क में हो सकता है, फिल्म में हो सकता है, तो अलग अलग में हो सकता है। अब उस किसी भी चीज का बोले कि सर इसको इलेक्ट्रॉनिक करो तो जो पॉसिबल है उसका होगा। इसीलिए यहां पे मैंने लिखा एज पर नेचर ऑफ। सही में अगर देखे तो एग्जाम में आपको जो लिखना है वो ये है कि राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर, तो फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर। समझाने के लिए मैंने दोबारा लिखा और लिख दिया एज पर नेचर ऑफ वर्क। क्लियर है, डन कीजिए फटाक से। डन कीजिए, फिर बात करते हैं। नहीं, आप छोड़ सकते ऊपर का, क्योंकि ऊपर का तो आपने लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ कॉपीराइट ओनर एज पर नेचर ऑफ वर्क। आपकी मर्जी, आप जैसे करना चाहें। वैसे भी आपके पास जब बुक आएगी तो थोड़ी देर में, ये डिपार्टमेंट अलग है।
डन है, बढ़े आगे। हाँ जी, पीछे वाले भक्तजनों बढ़े। चलिए, तो हमने कॉपीराइट कैसे मिलता है ये भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि कॉपीराइट मिलने के बाद कितने दिनों तक उसका लाइफ है, और हमने ये भी देख लिया कि कॉपीराइट के जरिए कॉपीराइट ओनर को क्या क्या जो है वो अधिकार मिलता है, क्या क्या राइट्स मिलता है। अब कह रहे हैं, याद कीजिए पेटेंट जब हमने पढ़ा था कि भाई पेटेंट जमा करके रखने के लिए नहीं है, वैसे ही कॉपीराइट के केस में कहा गया कि कहीं ना कहीं आपको हम लॉ बना करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी। और अगर ऐसा है तो ऐसे केस में जो है इन्होंने कहा कि हम आपको दो तरह का राइट दे, हम आपको पहले तो दो राइट देते हैं। एक, या तो खुद जो है वो चीजों को जो है वो पब्लिश कीजिए या किसी को ऑथराइज कीजिए, लेकिन आप जो बस ललचाएंगे लोगों को, तो ललचाने के लिए ये बेसिकली नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि ललचाने का कितना बुरा परिणाम हुआ था मेरे सिस्टर के साथ। हाँ जी, तो ललचाने से जो है वो कुछ मिलता नहीं बल्कि जो है वो भी छिन जाता है। तो कहा गया कि या तो आप खुद, अगर आप बुक, ठीक है मैंने बुक लिखा, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर थोड़ा ना हूं कि मैं जो है बुक को पब्लिश करूं, दुकान दुकान पहुंचाऊं, क्या सर पे ढो ढो करके बेचूं, मेरे बुक ले लो, मेरे बुक ले लो। कहा नहीं, मेरे में ये स्किल नहीं है। लिखने का स्किल है लेकिन ये स्किल नहीं है, सब में हर स्किल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में मैं अपनी मर्जी से बात करूंगा पब्लिशर से, निगोशिएशन होगा। मैं बोलूंगा कि मुझे चाहिए 20% रॉयल्टी, वो बोलेगा 10, होते होते बात कहीं 15 पे क्या होगी, डील होगी। कल को फिर जो है कोई दूसरा पब्लिकेशन आएगा तो वो ऑफर देगा, तो मैं बोलूंगा 15 तो मुझे मिल ही रहा है, तो फिर मैं आपको क्यों दूं? बोलेगा 15 मिल रहा है, चलो मैं 20 देता हूं। मैं इसको बोलूंगा तुझे नहीं देता, किसी और को दूंगा। जो भी रहे, मतलब ये हुआ वॉलंटरली, जिसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपने चीजों को किसी को क्या कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं। आप जरा याद कीजिए, हमने कॉपीराइट जब पढ़ना शुरू किया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसका डेफिनेशन आप देखिए क्या है। एक्सक्लूसिव राइट टू, मैं कहता हूं मैं खुद 007 जेम्स बॉन्ड हूं, मैं खुद अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाऊंगा, खुद करूंगा, तो क्या मुझे कोई रोक सकता है? बोला नहीं, बिल्कुल आप कीजिए। या चाहूं तो किसी को क्या कर सकता हूं, ऑथराइज कर सकता हूं। लेकिन देखिए मेरी कलाकारी, ना खुद किया ना किसी को क्या किया, ऑथराइज किया। ऐसे केस में कॉपीराइट बोर्ड जो है वो किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर कोई आता है और कहता है कि देखिए ना इतने दिन हो गए, इतने बार कह रहा हूं कि हमें दे दीजिए राइट, नहीं दे रहे, ना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब ऐसे में कॉपीराइट बोर्ड, देखिए अथॉरिटी का नाम है कॉपीराइट बोर्ड। हो सकता है आप टैक्समैन पब्लिकेशन है तो आपको कह दे ठीक है आप पब्लिश कीजिए, मतलब मुझे अब रॉयल्टी नहीं मिलेगा। कहा मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी कौन तय करेगा? ऐसे ही याद कीजिए हमने पढ़ा था कंपलसरी किसके केस में, पेटेंट। सब एक ही जैसा तो जाएगा, अलग अलग इंटेलेक्ट को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस बार सारे टर्म्स कंडीशन कौन तय करे और रॉयल्टी कौन तय करे? आप सोचिए, रॉयल्टी वो ज्यादा तय करेगा, नहीं तो चीज की दाम ज्यादा हो जाएगी। तो अथॉरिटी तो हमेशा चाहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट को, तो इसीलिए आप अगर खुद से कर दिया तो भाई बड़ा अच्छा है, और नहीं तो फिर आप ही को क्या होना है, नुकसान। तो ये है आपका वॉलंटरी लाइसेंसिंग और ये है आपका कंपलसरी। लेकिन हमें यहां से नहीं, हमें जो जानना है वो जानना है इसके प्रोविजंस, कि वॉलंटरी लाइसेंस को लेकर के क्या एस्पेक्ट है और कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर के क्या एस्पेक्ट है। मतलब आज मैंने चीजों को बनाया और कल ही कोई दौड़ता हुआ आए और बोले कि क्या करो, मुझे जो है इसे पब्लिश करने दो, मुझे जो है इस पे कंपलसरी लाइसेंस दो, और चला जाए किसके पास, कॉपीराइट बोर्ड के पास। इन्होंने कुछ नियम बना दिए और तब उन्होंने कहा कि वॉलंटरी असाइनमेंट के केस में द कॉपीराइट ओनर कैन असाइन हिज राइट्स ऑफ प्रेजेंट वर्क टू अदर। सेम चीज है, यहां बस दो पार्ट बताने के लिए ये लिखा। अब इसको एक्सप्लेन करते जो आपको लिखना रहेगा, कि आपसे पूछेगा वॉलंटरी लाइसेंसिंग या क्या पूछेगा, कंपलसरी लाइसेंसिंग। आपको जैसे सर हमसे भी दोनों पूछ दिया तो घबराइए नहीं, आप ये लिखेंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे। तो इसीलिए आप पहले क्या देखिए, वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, एक को दे सकते हैं, अनेक को दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चाहे तो एक को दे सकते हैं, सिर्फ पियर्सन को, किसी और को नहीं देंगे। तो तय डिपेंड करेगा कि हमारे उनके बीच कैसा एग्रीमेंट हो रहा है। हम चाहे तो उनको दे सकते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए, किसी को साउथ इंडिया के लिए दे सकते हैं।
कौन सा वर्क? प्रेजेंट वर्क का मतलब है कि मैंने ऑलरेडी 7 बुक्स लिखा हुआ है, तो इन 7 बुक्स का दे सकता हूं। इस समय और भी मैं 2 बुक लिख रहा हूं, जो चल रहा है वर्क, जिसपे मैं लिख रहा हूं, अभी आधा अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। वो भी आपका जो है वो अक्टूबर लास्ट में दोनों बुक आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने अभी इन 7 बुक के लिए टैक्समैन या पियर्सन को राइट दिया, तो ये कौन सा वर्क हुआ? अब 2 और बुक मैं लिख रहा हूं। पियर्सन या टैक्समैन जिनके साथ में जुड़ा हुआ, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि आपके तो पहले से ही जो है वो 7 बुक्स हमारे पास हैं, तो आप जो 2 और लिख रहे हैं उनका भी राइट हमें दे दीजिए। तो कहा गया कि अभी बुक जो है वो लिखा भी नहीं है मैंने, तो उनको कैसे दे दूं? ये तो फ्यूचर वर्क हुआ। कहा कि फ्यूचर वर्क का भी मैं क्या कर सकता हूं? राइट दे सकता हूं, लेकिन ये इफेक्ट में कब आएगा? हाँ जी, ओनली व्हेन द वर्क कम्स इन। अभी आधा हो चुका है, लेकिन अगर मैं तय कर जाऊं तो वो पूरा होगा? वो मेरे से तो नहीं होगा। मेरी भटकती आत्मा आकर के लिखना शुरू कर दे तो अलग बात है, उसके नाम से तैसे भी जो है वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। भूत के नाम से कोई एग्रीमेंट सुना है? भटकती आत्माओं के नाम से, मंजुलिका के नाम से? कहा नहीं। तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि अगर वो एग्जिस्टेंस में जिस दिन आ जाएगा उस दिन मिलेगा। अगर अक्टूबर तक बुक आ गई, मैं रहा तो बुक आ जाएगा। तो अगर अक्टूबर में समय आ गया, बुक रिलीज हो गई, तो इसका जो है किसके पास जाएगा कॉपीराइट? उसी पियर्सन, उसी टैक्समैन के पास, फ्यूचर वाले का भी। और अभी कितने का है? 7 बुक का है। असाइनमेंट और लाइसेंसिंग इज वैलिड कब? जब मैंने बोला ठीक है मेरा बुक पब्लिश कर ले। तब तो कोई भी आदमी किसी का भी बुक पब्लिश करेगा और क्या बोलेगा कि इन्होंने खुद बोला था, फूल पत्ती ने खुद जो है वो कहा था। अब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने कहा था? अथॉरिटी ने पूछा कि तो मैं, मेरा शक्ल देखो, मैं कभी झूठ बोलती हूं? मैंने कब कहा था? और हो सकता है मैं ही झूठ बोल रहा हूं। अब ये कैसे साबित हो? इसीलिए तो आप देखिए कि हर केस में क्या हो रहा है आजकल, हर जगह क्यों इतने लॉ बने, क्यों रिटेन लॉ क्यों इतने दिए गए हैं, लॉ ओरली क्यों नहीं रहे? हाँ जी, क्योंकि जब बारी आएगी उस चीज को इन्फोर्स करने की, लॉ बना ही है इन्फोर्स करने के लिए ना, मतलब क्या करने के लिए? उस पर अमल करने के लिए। बारी आएगी तो हर कोई मुंह कर जाए, तभी तो घर में होता है मैंने कब बोला, मैंने नहीं बोला था, मैंने तो ये बोला था, या मेरे बोलने का तो ये मतलब था। देखिएगा JIGL जब आपको पढ़ाऊंगा, कहेगा सर कब पढ़ाओगे? शुरू ही हो रहा है। तो कह रहा हूं JIGL जब पढ़ाऊंगा, और पहले ही जो सबसे पहले पढ़ाऊंगा वही होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लॉ को समझे कैसे, ये सब तो मैं आपको समझा दे रहा हूं तो आप समझते जा रहे हैं ना। लॉ को खुद कैसे समझें? तो JIGL में चूंकि बड़े सारे चैप्टर्स है, 17 एक्ट हैं, जिसमें से एक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, लॉ को समझना। तो उसी में सबसे पहले हम उसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि लॉ को समझे कैसे, ये जान लेंगे तो थोड़ी सुविधा होगी करते वक्त। उसमें देखिएगा कि कैसे अलग अलग तरीके होते समझने के। आप किसी चीज को कुछ और इंटरप्रेट करेंगे, ये कुछ और करेंगे। जेब्रा क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग ये, फूल पत्ती के अकॉर्डिंग ये कुछ और। अब ये वास्तव में क्या? तो लड़े दोनों, जो जीतेंगे उसकी बात सही होगी। कहा गया नहीं, तभी तो जरूरत पड़ा। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जैसा एक चैप्टर है जो CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। आप सोच करके देखिए कि लॉ बना दिया, अब लॉ को समझने को लेकर के मारा पीटी शुरू। कह रहे इसीलिए रिटेन बनाना पड़ा कि रिटेन में है तो कम से कम इंटरप्रेट कर तो लेंगे। यहां पे तो पहले वो माने तब ना कि ये बोला था, तब ना उसको इंटरप्रेट। और ये यहां पे कह रहे हैं कि जो भी इसमें रहेगा, क्या रहेगा और क्या रहेगा? हाँ जी, सहमत हैं आप कितना रॉयल्टी देंगे? ये नहीं मैंने नहीं बोला था इतना रॉयल्टी, मैंने 5 बोला था, मैं 10 बोल रहा हूं। मैंने बोला था कि 500 का मैं आपको लाइसेंस दे रहा हूं, आपने बोला 5000 का लाइसेंस है बुक बनाने का। इफ द पीरियड ऑफ असाइनमेंट, हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट हुई है। चलिए अब जो है मेरे बुक का मैंने जो है वो कॉपीराइट मान लीजिए गलती से दे दिया फूल पत्ती को, ठीक है? किनको दिया? फूल पत्ती को। अगर मैंने फूल पत्ती को ये राइट दे दिया किस क्या करने का? मेरे बुक को बैठ के फाड़ने का, तो पब्लिश करने का। अब देखिए, लेकिन इनको रॉयल्टी वगैरह हमारे बीच तय हो गई है, ठीक, सब कुछ तय, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने दिन के लिए है।
पॉसिबल? साइंड है, सब कुछ है, मेरा भी सिग्नेचर वहां पे किया हुआ है, पंकज कुमार, इन्होंने भी अपना शानदार सिग्नेचर किया, फूल पत्ती किया, दोनों पार्टी के क्या हुए? सिग्नेचर हुए। लेकिन रॉयल्टी भी तय कि 10% का, कितने पीसेस ये भी तय, समय नहीं कि कितने दिन के लिए दिया है, तो क्या माना जाएगा? अगर लिखा हुआ है 10 साल तो कितने साल? 20 तो दे सकता हूं या नहीं? 20 का क्यों नहीं दे सकता हूं? मैं तो एक ही बार में कह सकता हूं कि पूरा मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक, और अगले 60 साल के लिए भी आप ही को दे रहा हूं। तो ये कहेंगे सर मैं तब तक, आप क्या सोच रहे हैं, मैं टाइटैनिक वाली हीरोइन हूं कि सब मर जाएंगे, मैं अकेले ही बहुत दिन तक रहूंगी और सबको कहानी सुनाऊंगी? नहीं, तब इनके जो लीगल हायर होंगे उन तक ये जाएगा, राइट? मतलब ये तो पब्लिशर है ना, तो इसीलिए यहां पे कहा अगर कुछ नहीं मैंने बोला तो क्या होगा? तब 5 ईयर। लेकिन साइंड होना चाहिए, और साइंड भी नहीं है तो वैलिड ही नहीं है। अगर वैलिड है और ये मैं गलती से लिखना भूल गया तो 5 ईयर। अच्छा, इस बार लिखा भी, ईयर भी लिखा, सब लिखा, जितने साल मुझे लिखना था लिखा, लेकिन ये नहीं बोला कि मेरे इस बुक को आप पब्लिश कहां कहां करेंगे, जुरिडिक्शन नहीं बताया। क्योंकि मैंने बोला ना, हो सकता है मैंने पियर्सन को बोला कि आप जो है वो नॉर्थ में और इनको साउथ में, अगर बोल दिया तो साउथ में, तो ये साउथ में बुक को क्या करेंगे? पब्लिश। बता दिया किस किस सिटी में, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। हाँ, मेरे इनके बीच में एग्रीमेंट जरूर हुआ जो कि राइटिंग में है, तो इसका मतलब थ्रू आउट द इंडिया। हाँ, सही कह रहे, अगर कुछ नहीं बताया तो हर जगह, थ्रू आउट द इंडिया। और नहीं तो अगर मैंने बता दिया कि दिल्ली दिल्ली में, तो सिर्फ कहां? दिल्ली दिल्ली में रहेगा, दिल्ली साउथ, हाँ, और एक को नॉर्थ दिल्ली, दूसरे को नहीं बताया। तो इसका मतलब जिसको बता दिया उसका जुरिडिक्शन तय हो गया, जिसको नहीं बताया है उसका पूरा जुरिडिक्शन है, यानी कि उसके लिए थ्रू आउट इंडिया। इसीलिए मैंने बोला कि क्या किया नहीं किया किसके साथ उससे मतलब नहीं है, ये देखिए कि किसको नहीं बताया, जिसको नहीं बताया उसके लिए क्या हो गया, और जिसको बोल दिया साफ साफ लिख करके थ्रू आउट, उसका भी थ्रू आउट, और नहीं तो जिसका रेस्ट्रिक्शन लगा दिया उसका रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो देखिए यही लिखा हुआ, इफ टेरिटोरियल एक्सटेंट इज नॉट गिवन देन इट शैल बी प्रिज्यूम टू थ्रू आउट इंडिया, वेयर द वर्क हैज नॉट बीन स्टार्टेड विद इन 1 ईयर। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ असाइनमेंट लाइसेंसिंग, कह रहे इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लैप्स आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर अनलेस स्पेसिफाइड इन द असाइनमेंट। मैंने इनको बोला मेरे बुक को पब्लिश कीजिए, इन्होंने बोला सर मशीन वगैरह ला रहे हैं, करेंगे पब्लिश। मैंने बोला ठीक है। मैंने कोई समय नहीं दिया, 1 साल हो गया और अभी तक ये मशीन ही ला रहे हैं। मैंने इनको लाइसेंस दिया था, इनको लाइसेंस मैंने 10 साल के लिए दिया था लिख करके बुक पब्लिश करने का, लेकिन बुक पब्लिश करने का दिया तो बुक पब्लिश करेंगे या नहीं करेंगे? 1 साल तक मशीन ही लगा रहे हैं, 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो लाइसेंस खत्म। क्यों भाई? दिया तो 10 साल के लिए था। का 10 साल के लिए पब्लिश करने का लाइसेंस दिया था, बैठ करके जो है वो मशीन बनाने के लिए नहीं दिया था। ये तो मशीन ही ला रहे हैं अभी तक। ऐसे में बताइए मेरे बुक बिक रहे हैं तो मुझे नुकसान है या नहीं है? इधर मेरा समय बीता जा रहा है और इधर जो है वो मशीन ही लाते जा रहे हैं। 1 साल तक अगर इन्होंने बुक को पब्लिश नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लैप्स। फिर ये अगले साल कर ही नहीं सकते हैं। और अगर किया और मैंने केस फाइल कर दिया तो ये नहीं बोलेंगे सर देखो लिखा हुआ है 10 साल। तब मैं बताऊंगा ये पॉइंट जो कॉपीराइट एक्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया है, कहां पे? एग्रीमेंट में क्या लिख दिया है कि आपको मैं 2 साल का समय देता हूं। इन्होंने बोला सर जेस्टेशन पीरियड 2 साल है क्योंकि बहुत शानदार मशीन लगाने जा रही हूं। उस मशीन से जब बुक प्रिंट होकर के निकलेगा ना तो जो उस सब्जेक्ट का नहीं है वो भी उसे खरीद लेगा और उससे खुशबू आता रहेगा, फ्रेग्रेंस रहेगा। लगेगा लोगों को कि बुक मतलब डीओ की जगह बुक रख लो, तो उस केस में भी लोग रख लेंगे कि चलो डीओ का। जो भी हो, जो भी इन्होंने मुझे बोला, अगर मैं कन्विंस हो गया और इनको कितने साल का परमिशन दे दिया? 2 साल का, तो उस केस में 2 साल। 3 का दिया तो कुछ भी नहीं बोला तो कितने दिन में? 1 साल में अगर जो है इन्होंने बुक को पब्लिश नहीं किया तो क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? हाँ, टर्म्स और कंडीशन चेंज कर सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। गलती से वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ईबीसीएल में, फिर मत पूछिएगा कब पढ़ाइएगा, वो भी शुरू हो जाएगा आपका। तो ईबीसीएल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताऊंगा, ऐसे बस थोड़ा सा जिक्र हुआ तो बता दूं, उसमें लिखा हुआ रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे सिचुएशन में चेंज होता है, जिसमें एक सिचुएशन है बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। अब दो है तो बोथ कहिए, ज्यादा है तो ऑल द पार्टीज कहिए, उनके कंसेंट पे कॉन्ट्रैक्ट बदल सकता है, तो उस केस में आप बदल सकते हैं, लेकिन लॉ को ब्रीच करता हुआ नहीं हो सकता है। सब्सटेंस ऑफ लॉ को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए आप ब्रीच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो कंपनी जो है वो इशू क्लोज होने के जो है वो 15 दिनों के भीतर जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंचा देगी एप्लीकेशन, लोगों तक जो है वो सर्टिफिकेट पहुंचा देगी, शेयर्स पहुंचा देगी, या जिनका रिफंड है दे देगी। कितने दिनों में? 15 डेज। ये लॉ में, सब्सटेंस ऑफ लॉ में लिखा हुआ है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं बोल सकती हम 30 दिन में देंगे और पहले ही हमसे साइन करवा ले, वो वैलिड नहीं होगा। बहुत चीजें पढ़ेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे। चलिए, तो इन सारे चीज को फटाक से जो है वो कॉपी कीजिए और याद रखिए, शॉर्ट नोट्स में अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बस एक लाइन नहीं, ऐसे ही पॉइंट बना बना करके लिखिएगा। और अगर कहीं भी केस लॉ जैसे में पूछा तो 5 साल वाला पूछ सकता है, टेरिटोरियल लिमिट वाला पूछ सकता है, और 1 साल वाला पूछ सकता है कि कब ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, अगर केस बना करके दे दिया। डन कीजिए, फिर बात करते हैं।
डन, बढ़े आगे। हाँ जी, पीछे वाले भक्तजनों बढ़े। चलिए, हमने कॉपीराइट के बारे में डिस्कस किया कि हमने ले लिया कॉपीराइट जिस भी वर्क पे, या तो हम खुद बनाएं या किसी को क्या करें, ऑथराइज करें, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी असाइनमेंट, वॉलंटरी लाइसेंसिंग। दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो क्यों? ये तो बुरा है, जबरदस्ती क्यों हमसे किया जाए? हाँ, पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। और लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कहा, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इस पे स्टार करके रखिएगा। आपके एग्जाम में कंपलसरी, मतलब आपके स्टडी मैट में कंपलसरी लाइसेंस लिखा हुआ है, बहुत डिटेल नहीं लिखा हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन इन्हें पूछने में बड़ा मजा आता है, जो सिलेबस में थोड़ा सा रहे, बहुत डिटेल ना दिया रहे, वैसे क्वेश्चन जो है 30-40% तक जो है वो पूछ दिए जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल इसको, कि ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। कंपलसरी लाइसेंस, क्योंकि इसके बाद देखिएगा बुक हम लोग निकालेंगे, यानी कि मेरे सामने, मेरे पास तो अभी है, और उसके बाद हम उसके एक बार गो थ्रू करेंगे कि वो आपका जो है वो बस उतने भर का ही क्या है सिलेबस। और आप खुद देखिएगा कि सर हमने तो इससे थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने बोला कि वो सिलेबस में बस थोड़ा सा बोला हुआ है, जहां से जब क्वेश्चन पूछ दिए जाते तो लोग समझते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, वो आपके स्टडी मैट में थोड़ा क्या है, कम एक्सप्लेन्ड किया हुआ है। इसीलिए आइए, इन केस ऑफ पब्लिश्ड वर्क, अगर वर्क हमारा पब्लिश्ड है तो पहले जो है वो कॉपीराइट देंगे, लेकिन क्या किसको देंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ROOBH का मतलब होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किसको? कॉपीराइट ओनर को। जरा सोचिए, कोई आए और बोले कि इनके बुक का कॉपीराइट दीजिए, क्यों भाई? इतने दिन हो गए, आज 5 साल से 10 साल से इनके पीछे पड़ा हूं, कर ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए या नहीं? ऑथोरिटी मुझे बुलाएगी, कॉपीराइट बोर्ड मुझे बुलाएगी और पूछेगी बता मन में क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं बनाने वाला हूं, 10 दिन लगेंगे, ये लगेंगे, तो बोलेंगे ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। क्यों वॉलंटरी लाइसेंस किसी को नहीं दे रहे हो? देने वाला ही था, आज ही का शुभ दिन था, आज ही देना था। पंडित जी ने कहा था, बटुक जी महाराज ने, कि इस दिन से पहले जो है वो मत देना किसी को लाइसेंस। अगर वो कहते हैं नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो कॉपीराइट बोलेगा कि हिंदुस्तान में रहते हो तो यहां मर्जी नहीं चलती, यहां कानून बस चलता है। तो कहा कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसे केस में वो क्या करेंगे? मे प्रोवाइड कंपल्सरी लाइसेंस टू अदर ऑन द terms and condition mentioned that time, that is what amount of royalty, area, period, ये सब वो तय कर देंगे। क्लियर? अगर वर्क हमारा क्या है, ये कौन सा वर्क था? पब्लिश्ड। और ये हो सकता है ना वर्क पब्लिश्ड हमने ऑलरेडी मार्केट में दे दिया है और उसके बाद बंद कर दिया। एक है हमारा अनपब्लिश्ड, दिया ही नहीं तब। और कौन सा वर्क? साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। कह रहे हैं कि इस केस में बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन, किसको एप्लीकेशन दीजिएगा? कॉपीराइट बोर्ड को, है ना यहां पे लिखा हुआ। अब यहां पे कह रहे हैं कि बिना जो है वो आप जो है वो अगर कॉपीराइट बोर्ड के पास जाना चाहते, किस चीज के लिए? अनपब्लिश्ड वर्क के लिए या मूवी, साउंड, इनके लिए। तो कहा गया भैया ऐसे केस में पहले क्या करो? बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन the applicant shall publish his proposal in one English daily newspaper. अंतर दिख गया? अनपब्लिश्ड वर्क के केस में पहले क्या करेगा? पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक प्रपोजल देगा कि मैं आपके इन काम का क्या चाहता हूं, कॉपीराइट चाहता हूं। अदर थिंग सेम, अदर थिंग सेम मतलब अब जब ये काम कर देगा तब फिर जाएगा किसके पास? कॉपीराइट बोर्ड के पास। वो क्या करेंगे? अमाउंट, रॉयल्टी, एरिया, पीरियड कौन तय करेंगे? बस अंतर क्या हुआ वो देखिए। आप जा ही नहीं सकते कॉपीराइट बोर्ड के पास जब तक आपने क्या ना किया हो,
जब तक उस बात को जो है आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश ना किया हो। किस बात को? शैल पब्लिश हिज प्रपोजल, कि मैं इच्छा रखता हूं आपके जो है इस बुक को अपने जो है वो पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश करने का। अगर ये नहीं किया है तो नहीं जा सकता है, और अगर इसने ये किया तो कॉपीराइट बोर्ड के पास जाएगा, वो सारी सच्चाई देखेंगे। अदर थिंग सेम का मतलब कि अपने अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, एरिया और पीरियड क्या कर देंगे? तय कर देंगे। इन केस ऑफ लिटरली और ड्रामेटिक वर्क फॉर ट्रांसलेशन, अब वर्क जो है वो किस काम के लिए है? ट्रांसलेशन के लिए है स्पेशली। अब चाहे पब्लिश्ड हो चाहे अनपब्लिश्ड हो, ट्रांसलेशन के लिए है। कह रहे अगर ज्यादातर केसेज में ट्रांसलेशन वाला वर्क पब्लिश्ड ही रहता है। एनीवे, ट्रांसलेशन के लिए फिर देखिए हम उस चीज में नहीं पढ़ेंगे जो लॉ ने नहीं कहा है। लॉ ने दोनों ही बातें कह दी कि पब्लिश्ड हो या अनपब्लिश्ड। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है कि ज्यादा चीजें वो जो रहती है वो क्या रहती है? पब्लिश्ड। तभी तो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, ओह ये बुक जो हिंदी में होता ना बड़ा मजा आता, ये बुक जो है वो इंग्लिश में होता तो बड़ा मजा आता। जिसको जिस भी तरह के जिस भी लैंग्वेज में कन्वीनियंस रहे। कह रहे ऐसे केस में अदर थिंग सेम हर जगह दिखेगा। ये अदर थिंग क्या है? यही वाला तो है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वगैरह वाली जो बातें, रॉयल्टी, एरिया, पीरियड, ये सब सेम। कह रहे एक्स्ट्रा जो है वो देखिए, एनी पर्सन कैन अप्लाई टू कॉपीराइट बोर्ड। किस चीज के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी ट्रांसलेशन ऑफ वर्क। वर्क का क्या करना है? ट्रांसलेशन। लेकिन कब? आफ्टर ए पीरियड ऑफ, मेरे बर्थडे से, आपके बर्थडे से, डेट ऑफ पब्लिकेशन। कह रहे ठंड रख, ये नहीं कि किसी ने पब्लिश किया मैं इसका संस्कृत में अनुवाद करूंगा, मैं इसका तमिल में करूंगा, रुवाकर अनुवाद हम भोजपुरी में करी। जिसमें आपको करना है कीजिए, लेकिन ये नहीं कि कितने दिन पहले, 7 साल पहले रुकिए, पहले उसे तय करने दीजिए कि उसे उस सब्जेक्ट में तसल्ली, उस लैंग्वेज में तसल्ली मिल गई, खुद कर लेगा। और अगर नहीं तो फिर क्या होगा? तब जो है आप कर सकते कितने? 7 साल बाद एप्लीकेशन दे सकते हैं। जरूरी कि आपके एप्लीकेशन पे आपको परमिशन मिलेगा ही नहीं। लाइसेंस कैन बी गिवन ओनली आफ्टर व्हाट? इसका मतलब पहले 7 सालों का इंतजार। फिर जो है आप देंगे तो कॉपीराइट बोर्ड कितना देगा? 9 मंथ का कम से कम नोटिस देगा। किनको? ऑथर को, कि देखिए भाई कह रहे हैं कि ये जो है वो संस्कृत, इंग्लिश या इसमें करेंगे, आपने हिंदी में किया हुआ है, तो क्या करें? आप दे रहे हैं लाइसेंस। अगर आपको लगता है अच्छा वो इतना इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड तो है, वो पहले आपके पास आया तो आप शेर बने थे, अब वो चला गया कॉपीराइट बोर्ड के पास, तो कॉपीराइट बोर्ड ने फिर भी ट्रांसलेशन के केस में आपको समय दे दिया। ऐसा इसीलिए कि कितने बार ऐसा होता है कि वो सोचते ट्रांसलेशन का शायद मार्केट नहीं है, तो जब ऐसा आता है तब वो ट्रांसलेशन कहते नहीं, मैं ट्रांसलेशन भी तब खुद भी कर दूंगा, मुझे वो लैंग्वेज भी आता है, या मैं उसमें भी कैपेबल हूं क्या करने के लिए? पब्लिश करने के लिए। अदर थिंग सेम। यानी इन सिचुएशन में भी 9 महीने पहले तो 7 साल बाद कितने महीने का नोटिस? उसके बाद देंगे, लेकिन किस पे? अमाउंट, रॉयल्टी, एरिया, पीरियड कौन तय करेगा? कॉपीराइट बोर्ड। बात समझ में आई? अब यहां पे सुनिए जरा, किसी को कंपलसरी लाइसेंस दिया और उसके बाद जो कॉपीराइट ओनर है वो खुद कहता है कि उस समय मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मुझे पैसे नहीं हो पाए तो मैंने खुद से चीजों को नहीं बनाया, मैं खुद इंटरेस्टेड था, अब मेरे पास पैसे वगैरह सब आ गए, अब मैं इस चीज को खुद बनाऊंगा। इसका मतलब आप क्या हटा रहे हैं? कंपलसरी लाइसेंस वापस लेना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कि कंपलसरी लाइसेंस वापस लेना तो ले लो, चीज तो उसी का है। कहा कि जरा ये भी सोच करके देखिए कि उन्होंने पब्लिक के जो है वो बेनिफिट के लिए ये किया, लाइसेंस लिया, या लाइसेंस दिया इन्होंने। कह रहे अगर ऐसा है कि पब्लिक के किसके लिए दिया? बेनिफिट के लिए और इसके लिए। अब अगर उनके पास पहले से ही 1000 पीस जमा हो गया है तो कह रहे कोई बात नहीं, उनके 1000 पीस उनको बेचने का हम क्या देंगे? मौका देंगे। नहीं तो अगर आज ही हमने जो है वो उनका लाइसेंस खत्म कर दिया तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? इंफ्रिंजमेंट कर रहा है। तो ऐसे में इन्होंने प्रोविजन रखा हुआ है कितने का? 3 months नोटिस इफ द कॉपीराइट ओनर इज एबल टू मेक ट्रांसलेशन। अगर वो ट्रांसलेशन क्या है? कैपेबल है क्या करने में? खुद से करने में, तो क्या कर सकते हैं? टर्मिनेट कर सकते। लेकिन कितना? आपको पहले मैंने दे दिया था कंपलसरी लाइसेंस, क्या करने के लिए?
हाँ, ट्रांसलेट करके पब्लिश करने के लिए। और आप जो है वो जबरदस्त अच्छा खट्टा पानी बोलते थे साउथ इंडियन लैंग्वेज, तो आपको क्या कर दिया, दे दिया। फिर इस बीच में जो है आप कर ही रहे हैं अभी, तब तक मेरा किसी के साथ इंट्रैक्शन हो गया और उन्होंने मुझे मस्त जो है वो तेरी चेकिना जेलेरा या जो भी हो जैसे ही बोलते हो, एकदम समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी भांजी भी बोलती है, वो चेन्नई में रही है शुरू से ही, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ SBI में अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वहां पोस्टेड है। इतना अच्छा बोलेगी, बस लगता है कि बोल रही है अच्छा, समझ में कुछ नहीं आता है। गाना भी गाती है, और जबकि तमिल वगैरह थोड़ा टफ लैंग्वेज में से एक होता है, अब लिख भी लेती है। तो वही कहते बच्चे इतनी जल्दी 6 इयर्स की है, और हम और आप अगर सीखना शुरू करें, यकीन मानिए वैसे नहीं, उसके तो बिल्कुल लगता है जैसे कि जब 3-4 साल की, जैसे मेरी बिटिया जैसे हिंदी और ये बोलती है वैसे वो तमिल बोलती है। और जो उसके यहाँ मेड आती है ना, वो मेड जो कभी कभी जो है वो गुस्से में नहीं, आप ज्यादा बर्तन रहा या कुछ रहा तो भन भन करके पोछा लगाते रहेगी, तो वो जो आते तेरी थेनियो थेनु मैं जो, मतलब वो अगर वो कुछ बोली तो उस पर ये भी जवाब दे देती है, मम्मा नहीं समझ रही, मैं सब समझ रही हूँ, काम करते वक्त कहता ना भन भन मत किया करो, ऐसे बात बोलते हैं। बैड मैनर, मतलब वो कुछ नहीं होता अपने भाषा में, समझ ही रहे, सफिक्स प्रीफिक्स लगा रहे होंगे कि इतने ये करके रखते, इतने ये करके रखते हैं। छोटा भांजा है, कम वक्त वो भी जो है वो वनक्कम बोल, मतलब प्रणाम मामा की जगह तो इसीलिए कहते हैं कि वो तो शुरू से रहने से जो है वो सीख ही जाते। अब अगर मान लीजिए कि इसी बीच में आपका किसी तरह से किसी से इंटरेक्शन हुआ या आप सीख गए, तो आप अपने चीजों का खुद से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जिसको कंपलसरी मिला था उसको हम मौका देंगे। कितना मौका देंगे? क्यों दिया 3 महीने? उसने जो छपाई कर रखी है बुक की वो उसका बर्बाद नहीं होगा, तो उसे पहले उसको क्या करने दीजिए, बेचने दीजिए। सिचुएशन बेसिस पे ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आपने खुद ज्यादा पीस का लाइसेंस दिया था और उसने पब्लिश करके रख लिया है, वो उसे बेचने दीजिए। क्योंकि अगर आपने लाइसेंस ले लिया तब तो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास कंपलसरी लाइसेंस तो है नहीं। क्लियर? याद रखिएगा। हाँ, 1 सेकेंड बस। इधर से केस लॉ बनेगा, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। ये केस लॉ का ये सब हिस्सा है, देख लीजिए। 7, 9 और 3, ये वाला पोर्शन मोस्ट सेंसिटिव फॉर व्हाट? केस लॉ। अब ये मैं याद रखूंगा, ये आप याद रखेंगे जैसे करके। हाँ जी, मैं CS बना हुआ हूं, आपको बनना है। आपका काम है कि मैंने बोला है यहां से, इस एरिया से केस लॉ बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इधर नहीं बन रहा है केस लॉ, क्योंकि यहां कुछ टफ नहीं, इंग्लिश एक बस ये बन रहा है ट्रांसलेशन वाला पोर्शन। आपसे कैसे कैसे दे सकता है, सिचुएशन दे देगा एक का, और बोलेगा एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज हिम। यही एडवाइज में लिखना रहेगा। कम से कम कितना रुके, कम से कम कितने दिन का नोटिस, और फिर अगर हटाना चाहे तो 3 मंथ। हाँ जी, अब बताइए। ग्रीन सिर्फ ट्रांसलेशन वाले में ये चीज है। ट्रांसलेशन के लिए 3 महीने का टाइम जो है वो दिया गया है। बाकी केस में आपको साबित करना पड़ेगा कि नाउ यू आर कैपेबल, और उस केस में जिस तरह के सिचुएशन देंगे उतना टाइम दे करके। मूवी वगैरह या कोई ऐसा चीज है, ज्यादा अगर हमने कर लिया तो रीजनेबल टाइम देंगे। ट्रांसलेशन के केस में 3 मंथ सफिशियंट माना जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशन वाले बुक कहते हैं कि आप स्पेशल एरिया के लिए ही बनाते हैं, पब्लिक के डिमांड को देख करके। खास करके अगर आप एक खास लैंग्वेज में बना रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आप मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा ये रहेगा। एक पर्टिकुलर रीजन के लिए करेंगे तो रीजन के स्ट्रेंथ को देखते हुए करेंगे ना, इसीलिए वहां 3 मंथ्स का टाइम सुटेबल माना गया। क्लियर है? कॉपी कीजिए। सारे केस में याद रखिएगा टर्मिनेशन पॉसिबल है, हर केस में, हर केस में पॉसिबल है। ट्रांसलेशन वाले में साफ तौर पे मैंने आपको बोला है कितना, 3 मंथ्स का नोटिस का मतलब ये नहीं कि बाकियों में नहीं है, सब में है, सब में है। अगर खुद बनाने लगे तो भी, ट्रांसलेशन करने लगे तो भी। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि 3 मंथ सफिशियंट नहीं है तो वो कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ्स शुरू में ये दिया हुआ है, चाहे वो मेक हो चाहे क्या हो, ट्रांसलेशन हो। कीजिए डन, फिर बात करते हैं।
डन। डन है, करे बातचीत। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कॉपीराइट का मतलब देखा था। कॉपीराइट के मतलब को देखने के बाद हमने देखा था किन किन चीजों पे क्या मिलता है, कॉपीराइट। फिर हमने देखा था कि कॉपीराइट जो है वो कैसे लेते हैं, प्रोसेस देखा था। कॉपीराइट के प्रोसेस के बाद हमने देखा था कि कॉपीराइट कितने दिनों के लिए वैलिड होता है अलग अलग सिचुएशन में। फिर हमने देखा कि अगर किसी चीज पे कॉपीराइट लिया है, खुद से कैपेबल नहीं है चीजों को बनाने के लिए, तो क्या कर सकते, किसी को ऑथराइज कर सकते, जिसको वॉलंटरी कहते हैं। ना खुद बना रहे हैं, ना क्या कर रहे हैं, किसी को ऑथराइज कर रहे हैं, तो कौन सा जोन आएगा, कंपलसरी लाइसेंस का जोन आएगा। अब यहां पे हमने कॉपीराइट से रिलेटेड सारी बात तो कर ली, बढ़े आगे, सारी बात तो कर ली। अब कहते हैं कि कॉपीराइट के केस में इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है। कहा कि किसी भी एक्ट के तहत, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, कुछ भी हो, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो क्या है, ऑथर यानी कॉपीराइट ओनर, या जिसको क्या दिया गया है, वॉलंटरी लाइसेंस, या क्या दिया गया है, कंपलसरी लाइसेंस, इनके अलावा कोई भी अगर उस चीज को क्या करे, अगर उस चीज को प्रोड्यूस करे, तो वो क्या माना जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। और इन्फ्रिंजमेंट में कहा गया कि अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो ये सारे राइट हैं किसके, कहा कि ये सारे राइट कॉपीराइट ओनर के हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज करने वाला है तो कौन करे, कॉपीराइट ओनर, या कौन करे, जिसको वॉलंटरी क्या मिला हुआ है, और या फिर जिसको कंपलसरी। इसके अलावा अगर कोई भी कुछ भी ऐसा करता है जो राइट किसको दिया गया है, या कोई भी ऐसा वर्क करके उस पर क्या लेता है, या उसे बेचता है, या फिर कह लीजिए कि उसे इंडिया में जो है वो इंपोर्ट करता है, कैसा कॉपी, इन्फ्रिंजिंग कॉपी, जो खुद कॉपीराइट का वायलेशन है, उस कॉपी को बोला गया ये हमेशा इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। और कहा अगर किसी ने किया तो क्या, अगर किसी ने किया तो ऐसे केस में कॉन्सिक्वेंसेस, इंजंक्शन, मतलब इंजेक्शन लो और भोंक दो, इंजंक्शन है जिसका मतलब होता है स्टे। अलग अलग तरह के इंजंक्शन मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि बहुत तरह के इंजंक्शन होते हैं, जिसमें से आसान शब्द में इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर, कि जो काम आप कर रहे हो उसको इमीडिएटली क्या कीजिए, बंद कीजिए। डैमेज, डैमेज का मतलब लॉ में होता है कंपनसेशन। क्या होता है, कंपनसेशन, कि जो नुकसान मुझे हुआ किस चीज के कारण, आपने मेरे बुक को फोटो स्टेट कर करके जो बेचा, अगर वो नहीं बेचे रहते तो वो पैसा किसके पास आता, क्योंकि वो मेरा बुक खरीदता ना, फिर तो वो मेरे लिए नुकसान है, तो मुझे कंपनसेशन दो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेरा बुक बेच बेच करके जो पैसा कमाया वो मुझे क्या करो, दो। तो ये तीनों तरह के जो है वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है, किसके पास, ऑथर के पास, कॉपीराइट ओनर के पास। लेकिन इन केस ऑफ इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट, इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब, हाँ जी, कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था और तब गलती से कर ली। आप कहिएगा सर तब तो हर कोई करेगा कि मुझे पता नहीं था इसीलिए मैंने ये बुक छपाई कर ली, मुझे लगा कि आपके मरे हुए बहुत दिन हो गए, 100-200 साल हो गए, क्योंकि आप मर गए और 60 साल भी बीत गया, इसलिए मैंने ये बुक जो है वो आप तो साक्षात आ गए। कह रहे कि अगर सही में वो इनोसेंट अपने आप को साबित कर देता है तो वैसे केस में हम उनसे कंपनसेशन नहीं ले सकते, लेकिन ये होगा इंजंक्शन, क्या होगा, बंद करो अब आगे मत करना, और जो बेच करके वो दो। हाँ, लेकिन हम आपसे कंपनसेशन नहीं लेंगे। कंपनसेशन का मतलब है जो नुकसान, यानी एक तरह से जो कहिए कि हम एक्स्ट्रा जो ले रहे वो नहीं, जितना बेच करके कमाया भाई वो दे दो, आगे से मत करना, चलो माफ किया,
इसके अलावा कुछ और नहीं लेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन कब? और ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हाँ जी, कि आपको जो है वो साबित करना पड़ेगा कि इन्फ्रिंजर के ऊपर कि आप क्या हैं। इन्फ्रिंजमेंट साबित होगा तो आप साबित कीजिए कि इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट है। आप कहिएगा सर ये होता कैसे होगा? तो लॉ में जब कोई पकड़े जाते हैं किसी भी लॉ के तहत, तो जैसे ही आप उनसे पूछते हैं, अच्छा फूलपति आपने ये चुराया, बाबू जरा बताना आपने ये चुराया, तो बाबू क्या फट से बताएंगे? नहीं, मम्मा चट से दो देंगे, फिर बताना शुरू कि हाँ मैंने ही वहां से क्या किया था, उठा करके यहां रखा था। कितने भी क्राइम पेट्रोल वगैरह में नहीं देखते हैं, जब उन्हें खिलाते पिलाते, हमारे यहाँ बड़े सारे ट्रीटमेंट है खातिरदारी के। एक नेल्स उखाड़ते हैं, दूसरा नेल्स उखाड़ते हैं, इस उखड़े हुए नेल्स के ऊपर नमक मिर्च वगैरह दे करके राजमा बनाना चाहते हैं या शाही पनीर बनाने का इरादा रहता है, तो ऐसे कर करके ट्रीट करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तब वो बताते हैं ना, या चोरफट से बता देते हैं हाँ मैंने ही किया। कहा कि वो आप जानिए कैसे साबित होगा क्या होगा। लेकिन अगर हो गया कि ही इज इनोसेंट तो उसके ऊपर ये चीज नहीं लगेगा। क्लियर है? कंसर्न यहां पे आपका ये वाला है, कंसीक्वेंसेस वाला। तो आप इसको जब करते हैं तो हमारा कॉपीराइट क्या हो जाता है? खत्म। तो देखिए हमने कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए? पेटेंट और कॉपीराइट। अब हमें बचा हुआ है 3, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपके में ये तीनों ही छोटा है, तीनों बहुत कम दिया हुआ है। कॉपीराइट थोड़ा ज्यादा था इसलिए हमें 2 दिन लग गया कॉपीराइट को क्या करने में, कवर करने में। ट्रेडमार्क रिलेटिवली छोटा है, डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो बहुत छोटा छोटा है। एनीवे, तो यहां तक हमने कर लिया है। अब ट्रेडमार्क के केस में जो होता है कि अगर आप डिजाइन देखते हैं, लोगो देखते हैं और आप जो सुनते हैं और कुछ तूफानी करते हैं, पागलपंथी भी जरूरी है, तो समझ जाते हैं मिरिंडा कह रहा है, सब क्लियर है तो कह देते हैं स्प्राइट है, डर के आगे जीत है। तो बस हम बोलते हैं डर के आगे जीत है और लोग कहते हैं कि माउंटेन ड्यू। कह रहे हैं ये सारा चीज, एक टिक लगा हुआ देखते हैं कह देते हैं नाइकी का है, ये छल्ला जैसा देखते हैं और क्या कह देते हैं ऑडी है। कहा इन चीजों के लिए क्या प्रोटेक्शन है, तो ये हम जानेंगे अपने ट्रेडमार्क में नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए तो फिलहाल आज की मेरी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।